आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ प्रोफेसर शॉन्ककुक सीरीज़ में अगली कहानी डॉक्टर शेरिंग्स मेमोरी। तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है 2 जनवरी की ठंड भरी सुबह से। बेहतरीन सुबह थी। आकाश में छोटे छोटे सफ़ेद बादल के टुकड़े तैर रहे थे। गुलाबी ठंड पर प्रोफेसर शॉन्ककुक की खुशी का कारण कुछ और था। उन्होंने अपना लेटेस्ट गैजेट जो बना लिया है। देखने में यह गैजेट एक हेलमेट जैसा लगता है जिसमें लगभग 72,000 तार हैं, जिससे एक घना इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। प्रोफेसर शॉन्ककुक ने पहले एक्सपेरिमेंट अपने नौकर प्रहलाद पर ही किया। उसके सर पर ये जो हेलमेट था ये पहना के इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो एपरेटस इन्होंने बनाया है दरअसल मेमोरी को रिवाइव करने का एपरेटस है। जैसे ही ये हेलमेट किसी को पहनाया जाएगा तो पुरानी सी पुरानी बात, छोटी सी छोटी बात भी अगर उससे पूछी जाएगी तो उस सारी बातें उसे याद आ जाएंगी और उसका सही सही जवाब देगा। इसके लिए पहले उन्होंने अपने नौकर प्रहलाद से पूछा कि पिछले हफ्ते तुम कौन सी मछली बाज़ार से ख़रीद के लाए थे। अब प्रहलाद को बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो कौन सी मछली लेकर आया था। तब प्रोफेसर शॉन्ककुक ये जो हेलमेट है इसके सिर पे पहना देते हैं। जब ये सर पे पहनाते हैं प्रहलाद को हेलमेट तो पहले उसका पूरा शरीर से कांपने लगता है। फिर अचानक से वह एकटक दीवार की तरफ देखने लगता है और ऐसा लगता है कि उसका शरीर बिल्कुल पत्थर का हो चुका है। फिर प्रोफेसर शॉन्ककुक उससे वही सवाल पूछते हैं कि पिछले हफ्ते 7 तारीख को तुम कौन सी मछली लेकर आए थे। वह बोलता है टांगड़ा। उसे बिल्कुल याद आ जाती है उस मछली का नाम। फिर जब प्रोफेसर शॉन्ककुक वह हेलमेट उतारते हैं तब भी उसकी मेमोरी वैसी ही शार्प है। वह कहता है कि हाँ, उसे याद है वो कौन सी मछली लेकर आया था और उसे और भी बहुत कुछ याद आ रहा है। फिर वह पूछता है प्रोफेसर शॉन्ककुक से कि भला उन्होंने उसे क्या ऐसा गैजेट पहना दिया जिससे सब यादें जो थी उसकी ताज़ा हो गईं। दरअसल इंसानी दिमाग में करोड़ों यादें होती हैं। कुछ यादें ताज़ा होती हैं तो कुछ धुंधली। यादें कैसी भी हों, चाहे कोई घटना हो, किसी का नाम हो, कोई चेहरा, किसी खाने का स्वाद, महक, या फिर कोई गाना ही क्यों ना हो, या फिर कहानियाँ, कोई भी याद हो सकती है। कई बार हम जो हैं ये सब यादें धीमे धीमे भूल जाते हैं और ख़ास करके अपने बचपन की शुरुआती 2 साल की यादें तो बिल्कुल भूल चुके होते हैं। लेकिन अगर हमें भी प्रोफेसर शॉन्ककुक का यह हेलमेट मिल जाए तो शायद कई यादें ताज़ा हो जाएं। 23 फरवरी का दिन आ जाता है। प्रोफेसर शॉन्ककुक ने अपने अप्रेंटिस के बारे में नेचर्स मैगज़ीन में एक आर्टिकल लिखा था। जब से वो ये आर्टिकल छपा है उनके पास चिट्ठियों की भरमार लगी हुई हैं। 7 मई को उन्हें ब्रुसेल्स में जाना भी है जहां पर वो अपने इस अप्रेंटिस का प्रदर्शन करेंगे। अब जब नेचर्स मैगज़ीन में इनका ये आर्टिकल छपा तो एक अमेरिका का करोड़पति आदमी था। वो अपनी रोज़ की दिनचर्या में, बिज़नेस में इतना ज़्यादा बिज़ी था कि जो उसकी बचपन की यादें थी, टीनेज की यादें, कॉलेज, स्कूल, वो सब भूल चुका था। तो वो प्रोफेसर शॉन्ककुक से कहता है कि वो कितने भी रुपए दे के उनका वह एपरेटस ख़रीदना चाहता है जिससे वह अपनी सारी अच्छी यादें, खुशनुमा यादें ताज़ा कर सके। लेकिन प्रोफेसर शॉन्ककुक का यह एपरेटस बेचने के लिए नहीं है। उन्होंने यह एपरेटस इसलिए बनाया है जिससे मेडिकल फील्ड में या कुछ इम्पॉर्टेंट केस को सॉल्व करने में या यूज़ हो चुके, ना कि एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए। इसी तरह से 4 मार्च का दिन आ जाता है और अखबार में एक खबर छपती है। खबर होती है स्विट्ज़रलैंड में घटी एक भयानक एक्सीडेंट के बारे में। वहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है, उस पेपर से भी मालूम पड़ता है, साथ ही उस घटना के बारे में उन्हें एक टेलीग्राम भी आ गया था। दरअसल बहुत इम्पॉर्टेंट 2 साइंटिस्ट होते हैं, एक डॉक्टर ल्यूबिन जो कि स्विट्ज़रलैंड से हैं और एक डॉक्टर शेरिंग्स। यही डॉक्टर शेरिंग्स जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। ये दोनों ऑस्ट्रिया से स्विट्ज़रलैंड की तरफ कार से जा रहे थे। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट अपने साथ कैरी कर रहे थे, लेकिन वहीं पहाड़ों में इनका एक्सीडेंट हो गया। कार जो थी वो खड्डे में गिर गई और उनका ड्राइवर कहाँ गया उसका पता नहीं। डॉक्टर ल्यूपिन वहीं मर गए और डॉक्टर शेरिंग को चोटें आईं, लेकिन उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। अब जो टेलीग्राम आया है प्रोफेसर शॉन्ककुक में, उस टेलीग्राम में उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि किसी तरह वो डॉक्टर शेरिंग की मदद कर सकें, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ उन्हीं को पता है। वो प्रोजेक्ट कहाँ गया, किस बारे में था, शायद वो हेलमेट पहन के उन्हें कुछ याद आ सके।
अब ये जो टेलीग्राम आया है प्रोफेसर शोंकू के पास, ये दरअसल एक बायोकेमिस्ट नॉर्बर्ट बुश ने उनके पास भेजा है। ये जो नॉर्बर्ट बुश हैं ये एक दोस्त थे डॉक्टर ल्यूबिन के और डॉक्टर शेरिंग के। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वह तुरंत अपनी बड़ी सी कार लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और सही सलामत डॉक्टर शेरिंग को लेके अपने घर पे आ जाते हैं। वही टेलीग्राम लिखते हैं प्रोफेसर शोंकू को कि आने जाने का खर्चा भी वो उनको देंगे और प्लीज़ वो अपना गैजेट लेके उनके पास आ जाएं। अब प्रोफेसर शोंकू जो है उन्होंने अभी तक अपने इस गैजेट का नाम तक नहीं रखा है। वो कई तरह से सोचते हैं कि क्या नाम होना चाहिए इस गैजेट का जिसको पहन के सब कुछ याद आ जाए। तो फाइनली वो अपने गैजेट का नाम रखते हैं रिमेम्ब्रेन। अब 8 मार्च को अपना ये रिमेम्ब्रेन गैजेट जो था, जो हेलमेट जैसा है, उसे अच्छे से पैक करके ये पहुंच जाते हैं ज्यूरिख। ज्यूरिख से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर ये जो नॉर्बर्ट बुश थे ये रहते थे। इनका बड़ा सा घर था, बहुत सुंदर लेक के किनारे। पूरा लकड़ी का 2 मंजिला मकान था। ऊपर वाली मंजिल पर प्रोफेसर शोंकू के रुकने का इंतज़ाम हो जाता है। इसके अलावा उनकी पत्नी क्लैरा भी वहाँ रहती थी। एक नर्स भी रख दी गई थी डॉक्टर शेरिंग के लिए और उनका छोटा सा शरारती बच्चा विली भी वहीं रहता था। विली बहुत जल्दी घुल मिल जाता है प्रोफेसर शोंकू से। वह तरह तरह की चीज़ें उन्हें आकर दिखाया करता था। प्रोफेसर शोंकू जब जाते हैं वहाँ सबसे पहले वो मिस्टर शेरिंग से मिलते हैं। मिस्टर शेरिंग लगभग 50 साल के मध्यम कद काठी के आदमी हैं। बहुत गुमसुम से कमरे के कोने में कुर्सी पे बैठे हैं। दोनों हाथ उन्होंने ऐसे लटका रखे हैं जैसे लगता है कोई रॉबोट बैठा हुआ है। फिर ये कहते हैं कि ये पहचान नहीं पाए प्रोफेसर शोंकू को, कौन है वो। प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन उनके चेहरे पे कोई ख़ास भाव नहीं बदलते। वह वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं और एक टक बाहर की तरफ देखते रहते हैं। उधर विली पूरे घर में उछल कूद मचाता रहता है। प्रोफेसर शोंकू के पास वो अगले दिन आता है तो उसके हाथ में एक सिगार का डिब्बा था। अब ऐसे तो प्रोफेसर शोंकू कभी भी स्मोक ड्रिंक कुछ नहीं करते, लेकिन बार बार वह बच्चा कहता है कि क्या आप इसमें से सिगार लेना चाहेंगे। सिगार पीना काफ़ी महंगा शौक़ होता है। प्रोफेसर शोंकू देखते हैं कि बच्चा बड़े शौक़ से लाया है, सिगार भी काफ़ी महंगी है, तो उसमें से वो एक सिगार निकाल के अपने पास रख लेते हैं। फाइनली वो शाम आ जाती है जब वह रिमेम्ब्रेन पहनाया जाना है डॉक्टर शेरिंग को। सारी तैयारियां होती हैं। एक पेपर पे वो सारे प्रश्न लिखे जाते हैं जो प्रोफेसर शोंकू पूछेंगे इस पूरे सेशन के दौरान। जैसे ही हेलमेट पहनाया जाता है मिस्टर शेरिंग को, उनका पूरा बदन कांपने लगता है। फिर वह बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं और एक टक दीवार की तरफ देखने लगते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर शोंकू उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर शेरिंग है। फिर पूछा जाता है, तुम क्या काम करते हो। प्रोफेसर शेरिंग कहते हैं, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था। ऑस्ट्रिया में। किस शहर में। इंसबर्ग में। तुम्हारे पिता का नाम। कार्ल शेरिंग। क्या तुम्हारे कोई भाई बहन हैं। हाँ, एक छोटी बहन और बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई मर चुका है। कैसे मरा था बड़ा भाई। प्रथम विश्व युद्ध में 1 अक्टूबर 1917। क्या तुम उस दिन लैंडक शहर जा रहे थे। हाँ। किस लिए जा रहे थे। रिसर्च के पेपर जमा करने। रिसर्च किस विषय पे थी। BX377। अब मिस्टर बुश कहते हैं प्रोफेसर शोंकू से कि ये कोड वर्ड है उस रिसर्च के नाम का जो रिसर्च ये कर रहे थे। फिर प्रोफेसर शोंकू अपने आगे के प्रश्न पूछना जारी रखते हैं। क्या तुमने अपनी रिसर्च पूरी की थी। हाँ। क्या वो कामयाब थी। हाँ, कामयाब थी। किस विषय पे थी। एटॉमिक बॉम्ब बनाने पे। क्या तुम उस रोज़ जब जा रहे थे तो तुमने अपना काम पूरा कर लिया था। हाँ। क्या तुम्हारे पास उस वक्त रिसर्च के पेपर्स थे। हाँ, थे। क्या फॉर्मूला भी था। हाँ। क्या रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, हुआ था। क्या हुआ था। कैसे हो गया था एक्सीडेंट। अब जैसे ही ये प्रश्न किया जाता है तो डॉक्टर शेरिंग की जो नसें थी दिमाग की बिल्कुल तन जाती हैं और फूल जाती हैं। अब प्रोफेसर शोंकू को लगता है कि ठीक नहीं है इससे ज़्यादा प्रश्न उससे करना, क्योंकि उनके दिमाग पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। वह हेलमेट उतार दिया जाता है। अब जो एक ब्लैंक लुक दे रहे थे डॉक्टर शेरिंग, वह ब्लैंक लुक उनके चेहरे पे नहीं था। वह फट से पूछते हैं कि तुम लोग ने मेरे साथ क्या किया है। क्या कोई एक्सपेरिमेंट किया है। तुमने मेरे सर पे क्या पहना रखा था।
प्रोफेसर शोंकू कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई ख़राब बात हम लोग ने नहीं की है। डॉक्टर शेरिंग विचलित होने लगते हैं, कहते हैं मैंने क्या क्या बता दिया रिसर्च के बारे में। सब लोग कहते हैं आपने कुछ भी राज नहीं खोला है, आप परेशान मत होइए। तभी डॉक्टर शेरिंग कहते हैं मेरा सिगार का डिब्बा कहाँ है, मैं सिगार पीता हूँ रोज़, मुझे सिगार चाहिए। तो सब लोग कहते हैं कि सिगार तो घर में कोई नहीं पीता, वो सिगार कहाँ से लाएं। तो प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि नहीं नहीं, उस बच्चे विली के पास एक सिगार का डिब्बा था, ज़रूर वो डॉक्टर शेरिंग का ही है। अब उनकी पत्नी जो क्लारा होती हैं मिस्टर बुश की, वो जाती हैं और विली के कमरे से वो सिगार का डिब्बा लाती हैं। सिगार का डिब्बा वो जल्दी से डॉक्टर शेरिंग ऐसे लपक के पकड़ लेते हैं जैसे उनका कोई बहुत प्रिय खिलौना हो। फिर वो एक सिगार निकाल के और उसे पीने लगते हैं। कहते हैं वो बहुत आदी हैं इस नशे के, इसके बिना वो रह नहीं सकते। खैर, एक दिन के बाद एक फ़ोन आता है डॉक्टर बुश के पास। वो कहते हैं कि वो कार रिकवर हो गई है जिस कार से डॉक्टर शेरिंग का एक्सीडेंट हुआ था, वो खाई में गिरी पड़ी है और कुछ कागज़ भी वहीं पे पड़े हुए मिले हैं, लेकिन वो कागज़ जो है वो बर्फ़ गिरने से बहुत धुंधले हो चुके हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ सकें तो आइए और देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है। अब डॉक्टर शेरिंग तो साथ में जा नहीं पाते, तो प्रोफेसर शोंकू जाते हैं, डॉक्टर बुश साथ में जाते हैं पुलिस के। वहाँ पर ढलान पे कार नीचे गिरी हुई है, पेपर्स भी मिले हैं, लेकिन पेपर्स पे क्या लिखा था ये पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है, सारी इंक उसकी धुल चुकी है। प्रोफेसर शोंकू ऐसे तो उम्रदराज हैं, लेकिन वो फुर्ती में बिल्कुल कम नहीं है। वो फटाफट पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि एक पेड़ के ऊपर सफ़ेद बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा टंगा हुआ है। पुलिस को वो दिखाते हैं। जब पुलिस देखती है उस चीज़ को, तो वो असल में कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो एक लाश होती है। सब बहुत चौंक जाते हैं देख के कि वहाँ पर लाश भी है। लाश को नीचे उतारा जाता है। जब लाश नीचे उतरती है तब मालूम पड़ता है कि वो लाश तो उस ड्राइवर की है, जो ड्राइवर उस दिन मर गया था। अब ये लोग बहुत उदास होकर वापस पहुंचते हैं। डॉक्टर शेरिंग बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्हें अब काफ़ी कुछ याद आ रहा है कि उस दिन क्या हुआ था। वो बताने लगते हैं प्रोफेसर शोंकू और मिस्टर बुश को कि उस रोज़ क्या हुआ था। वो बताते हैं कि वो चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए रास्ते में रुके थे। जैसे ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, कार में कुछ परेशानी आ गई। तब ड्राइवर ने कहा कि वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। कार ड्राइवर हल्का धक्का देने लगा और उसने धक्का देते हुए इस कार को गड्ढे में गिरा दिया। उसके बाद कुछ भी डॉक्टर शेरिंग को याद नहीं। अब सबको ये आश्चर्य हो रहा था कि क्या धक्का देते देते वह ड्राइवर भी साथ में ही गिर गया और उसकी लाश पेड़ पे टंगी मिली। और फिर अगर ड्राइवर भी मर गया तो फिर वो रिसर्च के पेपर्स और फार्मूला कहाँ चला गया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। थोड़े दिन बीत जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर शेरिंग के उनके एक बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। वो चाहते हैं कि अब वो उनके संग जाके उनके घर पे रहें। उनके मित्र को बुलाया जाता है। उनका मित्र काफ़ी अमीर आदमी होता है। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरता है और रुकता है वहाँ पे एक दिन। वो बताता है कि उसे पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक़ है। और फिर ये जो डॉक्टर शेरिंग थे वो अपने मित्र के संग जाने लगते हैं। जब चले जाते हैं वो डॉक्टर शेरिंग अपने दोस्त के साथ, तो प्रोफेसर शोंकू के दिमाग में कुछ घटित हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग लिंक है जिसे वे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक वो उछल पड़ते हैं सोफे से और अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम्हारे पास रिवॉल्वर है। वो चौंक जाता है। उसको वो कहता है हाँ रिवॉल्वर है मेरे पास। कहते हैं जल्दी से अपनी रिवॉल्वर लो, पुलिस को फ़ोन करो और हमें तुरंत डॉक्टर शेरिंग की कार का पीछा करना है। कोई समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हुआ, लेकिन उनके कहे अनुसार तुरंत डॉक्टर जो मिस्टर बुश थे वो निकालते हैं अपनी कार, रिवॉल्वर रख लेते हैं, पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं और उस कार का पीछा करने लगते हैं। कार काफ़ी स्पीड से गई थी डॉक्टर शेरिंग की, क्योंकि बहुत आगे जाके ही वो लोग पुलिस और वो मिलके प्रोफेसर शोंकू उस कार को पकड़ पाते हैं। कार से जब उतरते हैं ये लोग तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा होता है डॉक्टर शेरिंग को कि तुम लोग क्या कुछ भूल गया हूँ मैं जो तुम लोग देने आए हो, क्यों पीछा कर रहे हो। तब प्रोफेसर शोंकू एक बड़ी अजीब सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 2 दिन सिगार पिया, अब उन्हें उस सिगार की लत लग गई है, तो क्या उस सिगार के डिब्बे में से एक सिगार उन्हें मिलेगा। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस छोटी सी बात के लिए इतनी दूर कार का पीछा किया इन्होंने। लेकिन इधर डॉक्टर शेरिंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और जो उनके मित्र थे वो तुरंत अपनी गन निकाल के फायर कर देते हैं। गोली बिल्कुल प्रोफेसर शोंकू को छूते हुए निकल जाती है, लेकिन उनके साथ जो मिस्टर बुश थे वो भी कोई कमज़ोर नहीं थे, वो भी फायर कर देते हैं और वो जो रिवॉल्वर थी
डॉक्टर शेरिंग के मित्र के हाथ में वह ज़मीन पर गिर जाती है और साथ में वो भी गिर जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ क्या। पुलिस उनको पकड़ लेती है, उनके मित्र को भी, और वापस उनको सबको मिस्टर बुश के घर में लाया जाता है। अब फिर पूछा जाता है इनसे कि तुमने बताओ क्या किया। डॉक्टर शेरिंग कुछ नहीं बोल रहे थे, बस प्रोफेसर शॉन्ग को अपना रिमेम्ब्रेन लेके आते हैं और ज़बरदस्ती डॉक्टर शेरिंग के सर पे उसे पहना देते हैं। अब बोलते हैं, अब बताओ उस दिन क्या हुआ था। डॉक्टर शेरिंग बिल्कुल एक रोबोट की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं उनका तो कभी मन ही नहीं था कि वे एटॉमिक बम बनाने में उनका कोई भी हाथ हो, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन वाला सामान था। लेकिन उनके जो दोस्त थे उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया था इस एटॉम बम के बारे में, और उन्होंने जो ये आइडिया है वो जो हिंदू के वेद होते हैं संस्कृत में लिखे हुए, उसमें से लिया था। हम में से कई लोग नहीं जानते, लेकिन जो हमारे प्राचीन वेद हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बारे में और जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते थे उनके पूरे फॉर्मूले तक लिखे मिलेंगे आपको, और संस्कृत के श्लोकों के रूप में पूरे फॉर्मूले वहाँ पे अंकित हैं। तो इन्होंने जो थे डॉक्टर शेरिंग और इनके दोस्त ने अध्ययन किया वही प्राचीन युग के फॉर्मूलेज़ को लेकर कि कैसे नए तरीके से एटॉम बम बन सकता है, और इसका जो पूरा फार्मूला था वो उनके पास था। वो बताते हैं कि उनके मन में लालच आ गई। दरअसल जो मित्र इनके लेने आए हुए हैं डॉक्टर शेरिंग को, जो अमीर हैं, ये ठीक आदमी नहीं हैं। ये डॉक्टर शेरिंग के मन में लालच डाल रहे थे कि तुम अगर वह जो फार्मूला है एटॉम बम का तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हें ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी 10 पुश्तें बैठ के खाएंगी, इतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। डॉक्टर शेरिंग के मन में लालच आ जाती है। वो बताना शुरू करते हैं आगे कि उस रोज़ जब वो ड्राइवर उतरा चाय कॉफ़ी लेने के लिए, तब ये कार में थे और ये बार बार फोर्स कर रहे थे उस डॉक्टर को जो साथ में था इनके कि दोनों मिलकर बेच लेते हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन वो तैयार नहीं होता। जब ड्राइवर आके बैठता है, कार चलाना शुरू करता है, तब ये समझते हैं डॉक्टर शेरिंग कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वो अपने साथी साइंटिस्ट का गला दबा के उसे मारने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन ड्राइवर ये चीज़ बैक रियर व्यू में देख जाता है मिरर में कि ये पीछे क्या हो रहा है। वो घबरा जाता है, उसके हाथ में जो स्टीयरिंग थी वो डगमगा जाती है। लोग पहाड़ी एरिया पे थे और पूरी कार फिसलते हुए नीचे चली जाती है खाई में। ये तो भाग्य था डॉक्टर शेरिंग का कि ये बच गए थे। फिर रिमेम्ब्रेन इनके सर पर से हटा दिया जाता है। अब पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो फॉर्मूला है तो बता दो। वो फिर जैसे ही रिमेम्ब्रेन उतरता है वो फिर झूठ बोलने लगते हैं। तब प्रोफेसर शॉन्ग को कहते हैं कि तुम ज़रा अपना सिगार का डिब्बा मुझे दो। सिगार का डिब्बा का नाम लेते ही डॉक्टर शेरिंग का चेहरा बिल्कुल बदल जाता था। अब वो कहते हैं कि हाँ, तो मेरे सिगार का डिब्बा ले लो। डॉक्टर शॉन्ग को कहते हैं कि मुझे इस सिगार के डिब्बे से ही शक हुआ। सुबह शाम एक एक सिगार जो है ये रोज़ डॉक्टर शेरिंग पीते थे, लेकिन जैसे ही इनके मित्र आए ये डिब्बा गायब हो गया। एक बार भी ये डिब्बा इनके पास उसके बाद दिखाई नहीं दिया। जब ये कार से चले गए तो मुझे लगा कि आज इन्होंने सिगार क्यों नहीं पी, जबकि ये आदी हैं, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तब ये 24 घंटे से बिना सिगार पिए कैसे रह रहे हैं। जब सिगार का डिब्बा वो देते हैं प्रोफेसर शॉन्ग को, प्रोफेसर शॉन्ग सारे सिगार उसके हटा देते हैं और नीचे एक बटन होता है। बटन खुलते दबाते ही वो डिब्बा खुल जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर फिक्स था। बताते हैं डॉक्टर शेरिंग कि दरअसल जो फॉर्मूला है वो रिकॉर्डेड है इसी टेप रिकॉर्डर के अंदर। वह रिकॉर्डर प्ले किया जाता है, लेकिन सब लोग ये सुन के चौंक जाते हैं कि जो छोटा विली बच्चा था जो ये सिगार का डिब्बा हाथ में लेके घूमता था, वह पहले ही ढूंढ चुका था इस मिनी रिकॉर्डर को, और उसने अपनी नर्सरी की राइम इसमें रिकॉर्ड कर रखी थी। वो फॉर्मूला इरेज हो चुका था हमेशा हमेशा के लिए। साथ ही डॉक्टर शेरिंग को और उनके साथी जो थे उनको पकड़ लिया जाता है फौजदारी के जुर्म में, हत्या के जुर्म में, और ये फॉर्मूला जो था वो हमेशा के लिए गुप्त का गुप्त ही रह जाता है। कहानी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल सुनो कहानी स्टोरी समरी से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।